नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें खास तौर से आज का अपना जो मेंबर रहेगा वो रहेगा कॉकरोच। ठीक है ना। कॉकरोच को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये अनाउंस करने वाला हूं कि सेकंड जो आपकी यूजी लेवल की जो बुक वॉल्यूम सेकंड है, जो आप लोगों की काफ़ी डिमांड है, उसी के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं अभी डेली। तो उसी का एक सैंपल के रूप में आज मैं आपको दिखा रहा हूं। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए बिना स्किप किए और प्रत्येक टॉपिक को समझिए। और इस वीडियो के लास्ट में आप लोग बिना रिप्लाई किए मत जाना कि कैसा लगा आप लोगों को। इस प्रकार के नोट्स हैं जो अगली बुक में आने वाले हैं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। ठीक है ना। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो मेंबर है ये वाला, ठीक है, अपना मेंबर आ जाएगा कॉकरोच। और यहाँ पे अपने इसे कह सकते हैं फेरी प्लेनेटा, या हिंदी में भी इसे कह सकते हैं तिलचट्टा। ठीक है ना। इसकी स्पीसीज जो है वो अमेरिकाना है। यहाँ पे अपन देखेंगे कि कॉकरोच जो है वो एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, हीमोसील इनमें पाई जाती है। ठीक है ना। बाह्य कंकाल जो होता है वो काइटिन का बना होता है। क्लास जो है वो इसकी इंसेक्टा है। सबसे बड़ा वर्ग है ये इंसेक्टा जो है वो कैसा है, सबसे बड़ा वर्ग है किसका, आर्थ्रोपोडा का। और आर्थ्रोपोडा जो है वो सभी फाइलम का सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है ना। यहाँ पे अब अपन इसकी एक बार सिस्टेमिक पोजीशन जो है, सिस्टेमेटिक जो पोजीशन होती है, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो देख लेते हैं। फाइलम तो आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, क्लास आ जाएगी इंसेक्टा, सब क्लास जो है वो, ये अपने कई बार क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे सब क्लास है तो यहाँ पर आ जाएगा टेरिगोटा। ऑर्डर जो है वो आ जाएगा एक्सोप टेरिगोटा। ये ऑर्डर ज़रूर इसका थोड़ा सा याद रख लेना भाई, ऑर्डर कई बार पूछा जाता है। टेरिगोटा। जीनस जो अपना है पेरी प्लिनेटा, और स्पीसीज जो है वो अमेरिकाना, जो सामान्य कॉकरोच का नाम है अमेरिकाना। यहाँ पे आप इसकी कॉकरोच की अपन बात कर रहे हैं। बॉडी जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन जो भाग होता है उसमें बटा होता है। ठीक है ना। यहाँ पे ये बटा होता है इस प्रकार से। इनमें 3 जोड़ी लेग पाए जाते हैं। ठीक है ना। लेग कितने पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पाई जाती है। इस प्रकार से ये कैसे होते हैं, हेक्सा पोडा होता है। पोडा का मतलब लेग होती है, पोडिया। कितने पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पाई जाती है। 2 जोड़ी है वो पंख पाई जाती है। ठीक है ना। विंग पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे विंग जो है वो कैसे होते हैं, दोनों जो है वो डिसिमिलर होते हैं। दोनों आगे वाले और पीछे वाले जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े डिफरेंट प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कैसे होते हैं, थोड़े डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा है डिसिमिलर प्रकार के होते हैं, असमान प्रकार के होते हैं। हर टर्म को मैंने लिखने की कोशिश की है कि आप कैसे भी उसको समझ जाओ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी में कई बार रिपीट हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि कैनिबलिज्म जो है वो क्या है। कैनिबलिज्म है क्या। कैनिबलिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जीवों के अंदर, जो जीव खुद होता है वैसा ही मांस वो खा लेता है। इसका मतलब मांसाहारी हुआ। और कैसा मांस, खुद के जैसा। इसका मतलब अपनी ही स्पीसीज के, अपनी ही प्रजाति के जब वो जीवों को खाने लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैनाबोलिज्म के नाम से जानते हैं, कैनिबलिज्म के नाम से जानते हैं। तो कॉकरोच क्या करते हैं, जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है, उनको खाने पीने के लिए नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने ही सदस्यों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है किसमें पाई जाती है, कॉकरोच के अंदर सामान्य रूप से पाई जाती है। ये जीव होते हैं, यदि भोजन नहीं मिलता है तो ये अपने ही प्रजाति के सदस्यों को खा जाते हैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कैनिबलिज्म। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैं ज़्यादा फोकस किया है मैंने हर चीज़ें। कैनाबलिज्म का अर्थ होता है अपने समान मांस खाने वाले जीव। अपने समान मांस खाएंगे तो इसका मतलब अपनी जाति के खाएंगे, तभी अपना जैसा मांस होगा। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 33 या 34 होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इनका जो ओरिएंटेशन है ये ब्लेटा ओरिएंट, ये ना ओरिएंटेलिस इसमें पाई जाती है। आगे आप देखोगे ब्लेटा जर्मेनिका, ये जो स्पीसीज है इसकी अलग अलग। यहाँ पे आप देखोगे ब्लेटा ओरिएंटेलिस एक तो, और इसके अलावा यहाँ पे देखोगे आप ब्लेटा जर्मेनिका, है ना। ब्लेटा जर्मेनिका जो है वो सबसे छोटा कॉकरोच है। कभी पूछा जाए आपसे सबसे छोटा कॉकरोच की प्रजाति कौन सी है, तो जर्मेनिका। ये करसोरियल
एनिमल होते हैं। ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी में कई बार रिपीट हो चुका है। कर्सोरियल, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। कर्सोरियल का मतलब होता है कोई भी जानवर जिनके पंख हो उसके बावजूद भी वो क्या करते हो, रनिंग करते हो। तो फास्ट दौड़ने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कर्सोरियल एनिमल बोलते हैं। इसलिए ये जो होते हैं कॉकरोच जो होते हैं, अपन जानते हैं किचन में हम कॉमन देखते भी हैं, वो उड़ नहीं पाते हैं, है ना। उनके पंख होते हैं वो भारी होते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, तेज़ गति से तोड़ते हैं। जब आप उसको मारने जाते हो इतनी स्पीड में तो वो छुप जाएगा कहीं, इसलिए कैसे होते हैं, कर्सोरियल एनिमल होते हैं जो तेज़ गति से दौड़ते हैं। अर्थात ये फास्ट रनर होते हैं क्योंकि इनमें उड़ने की क्षमता जो होती है वो, तो यहाँ पे सीधा सही है, कर्सोरियल एनिमल जो होते हैं वो तेज़ गति से दौड़ने वाले होते हैं। अर्थात ये फास्ट रनर होते हैं, उनमें उड़ने की क्षमता कम पाई जाती है। आगे आप देखोगे कई बार कॉमन टर्म जो है वो पूछा जाता है, जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे टैगमिना, ठीक है ना। ये क्या है, एक टैगमिना टर्म आता है कई बार एग्जाम के अंदर। तो कॉकरोच की पहली पंख जोड़ी, जो अग्रपाद होते हैं, पहली जोड़ी होती है पंख की, उन्हें क्या कहते हैं, टैगमिना के नाम से जानते हैं। जो कठोर टफ होती है, सुरक्षा करती है, पीछे वाले पंखों की भी सुरक्षा करती है और लेदरिंग होती है, लेदरिंग टाइप की होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे, और ये पाया कहाँ जाता है, पहला मीजोथोरेक्स के ऊपर पाया जाने वाला पंख होता है, ठीक है ना। ये अग्रपंख या यहाँ पे इटिट्रा, है ना, इटिट्रा कहलाते हैं। एलिट्रा या होगा या एटिट्रा होगा, थोड़ा सा देख लेना एक बार, ना मैं बता दूंगा इसको बाद में। एलिट्रा प्रकार के होते हैं, है ना, एलिट्रा ही है, एल है, एलिट्रा प्रकार के होते हैं। तो ये टर्म जो है याद रखना भी, किसे कहते हैं, टैगमिना किसे कहते हैं, कॉकरोच का जो पहला पंख होता है उसकी एक जोड़ी पाई जाती है अग्रपाद की, अग्र पंख की, उसे क्या कहते हैं, टैगमिना कहते हैं, जो हार्ड प्रकार के होते हैं और इनकी सुरक्षा करते हैं। सेकेंड आप देखोगे बॉडी के भाग, कौन से भाग या कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो भ्रूणीय अवस्था में यदि आप देखोगे कि कितने सेगमेंट से बना हुआ होता है, तो इनमें पूरी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं। हेड होता है, बीच वाला थोरेक्स बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं, जो अपन सभी कॉमन देखते हैं यहाँ पे वाला। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला एब्डोमेन है, और ये वाला जो है वो क्या है, थोरेक्स है, और ये वाला जो है वो इसका जो हेड वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखोगे भ्रूणीय अवस्था में देखोगे तो 6 खंड हैं वो क्या पाए जाते हैं, हेड के अंदर। भ्रूणीय अवस्था में जो हेड वाला पार्ट होता है, सिर वाला भाग होता है, कितने खंडों का बना होता है, 6 खंडों का बना होता है। लेकिन वयस्क में सभी खंड जो है 6 जुड़कर आपस में कितना बना लेते हैं, केवल 1 खंड का बना होता है। अब वयस्क अवस्था में ये कितने होते हैं, 3 खंड होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में भी और मेच्योर अवस्था में भी 3 खंड होते हैं। यहाँ पे देखोगे ये 11 खंड होते हैं भ्रूणीय अवस्था के अंदर। एब्डोमेन जो कितने खंड से बना है, 11 से, जबकि एडल्ट में देखोगे आप 10 खंड से बना हुआ है ये। इसका मतलब एडल्ट में टोटल खंड कितने पाए जाते हैं, 14 पाए जाते हैं, और जबकि भ्रूणीय अवस्था में टोटल खंड कितने पाए जाते हैं, 20 पाए जाते हैं। इसका मतलब 6 का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग। आगे अपन देखेंगे, देखो यहाँ पे इसमें जो हेड वाला पार्ट है उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं। हेड वाला भाग, यह 6 खंडों के फ्यूजन से बने होते हैं तथा एक ट्राईएंगुलर आकृति होती है या त्रिकोणीय आकृति का बना होता है। हेड जो होता है त्रिकोणीय आकृति का होता है। यह हाइपोगैंथस कंडीशन में पाया जाता है। हाइपोगैंथस कंडीशन का मतलब होता है कि नीचे की तरफ झुकाव पाया जाता है, अर्थात ये मुख्य एक्स से 90 डिग्री नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। तो उसे क्या कहते हैं अपन, हाइपोगैंथस के नाम से जानते हैं। यहाँ भी ये टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इस भाग में क्या क्या पाया जाता है, हेड वाले भाग में, सिर वाले भाग में क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 तो कंपाउंड आई है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, संयुक्त नेत्र कह सकते हैं, जो दोनों साइड में होता है। अगर आप ये हेड बनाओगे यहाँ पे तो ये क्या होते हैं, इनके नेत्र होते हैं, जो कैसे होते हैं, कंपाउंड वाले होते हैं। 2 लंबे एंटीना होते हैं, यहाँ पे 2 लंबे एंटीना हो गए, तथा
एक मुख होता है, मुख के अंदर एक जोड़ी मैंडिबल्स पाए जाते हैं, है ना, मैंडिबल्स। इसके अलावा एक जो है वो मैग्जिली पाया जाता है तथा लेबियम पाए जाते हैं। ये इनके पार्ट्स है, ठीक है ना। मुख के जो पार्ट्स होते हैं, मैंडिबल है, मैग्जिली है और लेबियम, ये क्या होते हैं, इसके मुख के पार्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रकाश अंग पाए जाते हैं, मतलब फोटोसेंसरी जो ऑर्गन होता है, लाइट को सेंस कर सकते हैं वो कि अंधेरा है या दिन है, क्योंकि मोस्टली अंधेरे में निकलते हैं। ठीक है, आगे आप देखोगे इसमें प्रकाश ग्राही अंग जो है फोटो रिसेप्टर के रूप में एक जोड़ी पाई जाती है, ठीक है ना, जिसे फेनेस्ट्रा के नाम से जानते हैं। फेनेस्ट्रा, इससे ही क्या कहा जाता है, ओसिलर स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। कभी ये टर्म आ जाए एग्जाम के अंदर, ओसिलर स्पॉट जो है वो क्या होता है, तो फोटो रिसेप्टर के रूप में एक अवशेषी अंग है ना, पाया तो जाता है लेकिन वो क्या एक फोटो रिसेप्टर के रूप में कभी काम करता होगा, उस रूप में पाया जाता है। फेनेस्ट्रा कह सकते हो, ओसिलर स्पॉट कह सकते हो। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ना, अवशेषी अंग है ये क्या है, अवशेषी अंग है और इन एक्टिव स्टेट में पाया जाता है, निष्क्रिय अवस्था में ये पाया जाता है अंग है। सिंपल आई का अवशेष अंग है ये, सिंपल आई का क्या होता है, अवशेष अंग है ये। एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है, जो अगर अभी अपने डायग्राम बनाया, एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है जिसमें कुछ विशेष ग्राही रिसेप्टर पाए जाते हैं। एंटीना के ऊपर क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं, जिसके कारण से वो किसी भी भोजन को क्या कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, पहचान सकता है उसको, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, टफ, टेम्परेचर और वाइब्रेशन, इन सभी के प्रति क्या करते हैं, ये चेक करते हैं, है ना। टच करते हैं, कोई भी टच, TOUCH, है ना, किसी भी चीज़ को टच करने के लिए, टेम्परेचर के प्रति और वाइब्रेशन, कोई मूवमेंट होता है उसके प्रति भी सेंस करता है, तो एंटीना के द्वारा ये करता है। और एंटीना के द्वारा के ये क्या करता है, भोजन को आइडेंटिफिकेशन भी कर लेता है, क्योंकि उनके ऊपर सेंसर लगे होते हैं। सेकंड जो भाग अगर आप देखोगे तो सेकंड भाग कौन सा आ जाएगा, इसका थोरेक्स भाग है। पहला हेड आ गया और सेकंड भाग जो है वो कौन सा आ जाएगा, थोरेक्स भाग आ जाएगा। ये 3 खंडों का बना होता है, जो अपन पहले डिस्कस कर भी चुके हैं खंडों के बारे में। तो 3 खंडों का, जैसे प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के नाम से 3 खंड हैं। प्रोथोरेक्स जो सबसे आगे होता है, हेड के पास में होता है, बीच वाला मीजोथोरेक्स होता है और जो लास्ट में एब्डोमेन के जस्ट पास में होता है उसे क्या बोलते हैं, मेटाथोरेक्स बोलते हैं। तो ये मीजोथोरेक्स जो होता है, जिसके ऊपर पहली जोड़ी पंख पाई जाती है, प्रथम जोड़ी जो पंख होती है वो इस पे होती है, ठीक है ना, याद रखना, 4 विंग पेयर, ये इसके ऊपर पाई जाती है। द्वितीय जोड़ी है वो मेटाथोरेक्स पे पाई जाती है, मेटाथोरेक्स, ये हिंड विंग पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना, प्रथम जो जोड़ी होती है पंख की वो कहाँ पाई जाती है, तो मीजोथोरेक्स पाई जाती है। थोरेक्स का बीच वाला जो पार्ट है मीजोथोरेक्स, उस पर पाया जाता है। लास्ट जो भाग है उसे अपन क्या कहते हैं, एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं, सबसे लास्ट में पाया जाता है, जो लगभग भ्रूणीय अवस्था में 11 खंडों का और मेच्योर अवस्था में 10 खंडों का बना होता है। नर व मादा में दोनों में 10 खंड का बना होता है। 7वें खंड, इनके कुछ खंडों की विशेषता है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। 7वें खंड बोट शेप्ड, है ना, बोट शेप्ड जो नाव होती है उस शेप्ड की ब्रॉड या जेनाइटल भाग का निर्माण तथा 8 व 9 भाग जो होता है वो स्टर्ना बनाता है। स्टर्ना जो होता है वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे देखेंगे अपन लास्ट में स्टर्ना। तो स्टर्ना जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोट जो है वो कौन से, बोट या ब्रॉड या जेनाइटल जो भाग होता है वो कौन से में पाया जाता है, तो 7वें खंड के ऊपर पाया जाता है। 8वें व 9वें भाग को क्या कहते हैं, स्टर्ना कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि स्टर्ना जो है वो कौन से खंड को कहते हो आप एब्डोमेन के, खासतौर से 9वां जो खंड होता है वो स्टर्ना होता है। ठीक है, 9वें के बाद में यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 10वां खंड। 10वां खंड एक जोड़ी जॉइंटेड फिलामेंटस संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें संरचना पाई जाती है जॉइंटेड फिलामेंटस की, जिसे एनाल सिरसी कहते हैं। एनाल जो है मतलब गुदा वाला जो भाग होता है, एनाल सिरसाई कहते हैं, जो 10वें खंड के ऊपर होती है। ये अभी याद रख लेना आप लोगों को। नर में जेनाइटल जो पाउच होती है, ठीक है ना, जेनाइटल जो पाउच होती है, लैंगिक थैली होती है, वो एब्डोमेन के पश्च
खंड पर पाए जाते हैं। लास्ट वाले मतलब जो होते हैं 9 वाले जो खंड होते हैं उनके बीच में पाई जाती है। तथा वर्षण टेस्टिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है टर्म। टेस्टिस जो है 4 से 6 खंड, 4 से 6 खंड के बीच में पार्श्व साइड में पाए जाते हैं, दोनों साइड में, लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, कि जो टेस्टिस है या वृषण है वो कौन से खंड में पाए जाते हैं, तो चौथे से 6 खंड के बीच में दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। एक ग्लैंड है स्टिंग ग्लैंड, चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो स्रावित करता है, ये स्टिंग ग्लैंड होता है। जो स्टिंग ग्लैंड जो है वो कहाँ पाया जाता है, कौन से खंड में पाया जाता है, 5वें से 6 खंड के अंदर पाया जाता है, खंड में पाई जाती है, नर व मादा दोनों के अंदर, ठीक है ना। ये स्मेल छोड़ती है, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन के लिए काम आती है ना, प्रोटेक्शन। जैसे मान लो इनको कोई शिकारी आई, कोई दूसरा एनिमल आए जो इनको खाने वाला है, ऐसा कुछ लगे इनको, तो क्या करते हैं, अजीब टाइप की स्मेल छोड़ते हैं, जिसके कारण से अगला इसको मतलब इसको खाना, मतलब इसको शिकार नहीं कर पाता है। कुल मिला के ये है कि एक अजीब टाइप की अपन कह सकते हैं गंदी प्रकार की स्मेल निकलती है इनसे, तो ये स्मेल छोड़ती है, जिसके कारण से दुश्मन और जो एनिमी होते हैं वो इनको छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार से ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। ये ब्रीडिंग सीजन के दौरान फीमेल को उत्तेजित करती है, ठीक है ना। ये ब्रीडिंग सीजन के दौरान ज़्यादा विकसित होती है और फीमेल को क्या करती है, उत्तेजित करती है। जिस फीमेल के अंदर ये बनेगा वो फीमेल क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती है, मोर एक्साइटिंग होने लगती है, ठीक है ना। ये भी उसके अंदर भी काम आता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मेटिंग में भी क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है ना। तो मेटिंग में सहायता करती है। 9वें खंड से एक जोड़ी स्पाइन, स्पाइन मतलब ऐसी जोड़ी, ऐसी जोड़ी स्पाइन जैसी एक संरचना निकलती है जो नर में, इसे क्या कहते हैं, एनाल स्टाइल के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, एनाल स्टाइल कहते हैं, जो 9वें खंड से निकलती है, जो मिथुन, कॉपुलेशन, मेटिंग में सहायक होता है, ठीक है ना। तथा वातावरण के प्रति संवेदनशील होता है, मतलब इन्वायरमेंट को भी सेंस करता है वो होता है। तथा ये एनाल स्टाइल एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है। ये एक सेंसरी अंग के रूप में भी पाया जाता है, कार्य करता है, तथा मेटिंग में भी सहायता करता है। तो इसको याद रखना भाई, जो ये है एना स्टाइल जो है वो 2 फंक्शन है इसके, मेटिंग में तो काम आता है मेल के साथ साथ में इन्वायरमेंट जो है, वातावरण है, उसको भी क्या करता है, सेंस करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। ये इसका काम हो गया। अगला अगर अपन देखेंगे, ठीक है ना, ये नोट्स जो है वो मैंने लिखे हैं, हर चीज़ मैंने कोशिश की है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ें आप लोगों के लिए डायग्राम विशेष तौर से मैंने बनाए हैं। डायग्राम आप लोगों को कैसे लगते हैं मैंने कोशिश की है डायग्राम बनाने की, ताकि मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने कहा हाथ से बना के देते हैं ताकि आप लोगों को और भी इफेक्टिव लगे और आपको अच्छे से समझ में आ सकते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बाई हैंड से, अपन हाथ से आपको पूरी चीज़ें बनाने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि इनके अंदर जो सिलोम होती है, बॉडी जो कैविटी होती है, देह गुहा जो होती है वो किस प्रकार की होती है, उसे क्या बोलते हैं, हीमोसिल बोलते हैं, है ना, हीमोसिल बोलते हैं। ये सत्य गुहा नहीं होती है। इसमें ब्लड हीमोलिम्फ होता है, इनका जो ब्लड होता है हीमोलिम्फ होता है, उनमें वर्णक पाया जाता है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन वर्णक, और उसके अंदर कॉपर जो आयन है वो प्रेजेंट होता है। इनमें क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। ब्लड कलरलेस होता है, और ख़ास तौर से जिसमें हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन होगा वहाँ पर कलर जो है इसका कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का, ब्लू कलर का जो है वो ब्लड दिखाई देता है। इसमें ट्री हेलोज, ठीक है ना, ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एक रिड्यूसिंग शुगर है जो ब्लड में पाई जाती है, जो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये मैंने साथ में डाल दिया है। और ये डाइसैकेराइड नहीं, शायद ट्राइसैकेराइड होती है, ऐसा कुछ है ना, ट्राइसैकेराइड होती है शायद, ये ट्राइसैकेराइड, फिर भी कंफर्म करके बता दूंगा ना, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट से आपस में मिलकर बना होता है। अगला पार्ट अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग टर्म लिखे हैं इनके। फिर ये जैसे आप यहाँ पे देखोगे एक टर्म आता है गिजार्ड, गिजार्ड, ठीक है ना। गिजार्ड से आरपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गिजार्ड जो टर्म है कॉकरोच में वो क्या है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे गिजार्ड क्रॉप का जो पार्ट है क्रॉप के जस्ट नीचे की तरफ होता है और मिड गट के ऊपर होता है। गिजार्ड कॉकरोच में एक मांसपेशियों का मस्कुलर अंग होता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने का काम करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। ये क्या करता है, मस्कुलर एक पार्ट होता है जो भोजन के पार्ट को भोजन को पीसने और उनको ब्रेक करने के लिए छोटे टुकड़ों में बदलने के लिए काम आता है ताकि भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट किया जा सके। इसमें एक कैविटी पाई जाती है, गिजार्ड जो होता है उसमें कैविटी पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, अर्मेरियम कहते हैं। इसमें 6 जो होती है, ये भी याद रखना भाई, हेक्सा टीथ, क्यूटिकल टीथ, ठीक है ना। कि ये जो गिजार्ड होता है उसके अंदर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्यूटिकुलर टीथ पाए जाते हैं। ये टर्म भी याद रखना, गिजार्ड के अंदर कितने क्यूटिकल टीथ पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। 6 काइटिनस दांत पाए जाते हैं, गुहा में पाए जाते हैं जो भोजन को ग्राइंडिंग मतलब पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये टर्म बार बार बोल रहा हूँ, ग्राइंडिंग मतलब पीसना। यह क्रॉप तथा मिड गट के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है, क्रॉप और मिड गट के बीच में पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक विशेष पार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है ना। अभी अपन ने जो टर्म देखे हैं यहाँ पे उस टर्म को बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो क्रॉप वाला पार्ट है, इस क्रॉप से पार्ट से ये जो निकलता है यहाँ पे एक फूला हुआ, इसके अंदर इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है जिसमें 6 काइटिनस टीथ पाए जाते हैं। इसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, गिजार्ड के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला जो भाग है इसे क्रॉप कहते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं, मिडगट, मिजेंट्रॉन, इसे मिडगट कहते हैं। मिडगट के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है ये आ जाएगी, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स ये वाली जो होती है अधिक संख्या में पाई जाती है, लगभग 120 की संख्या के आसपास में ऐसा कुछ होता है। ये नलिकाएं मेलपीजियन ट्यूब्यूल मिड गट व हिंड गट के संधि वाले स्थान पर पाई जाती है, जॉइंट वाला स्थान है ये। इनकी संख्या लगभग 100 से 150 तक होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स की जो संख्या होती है, नलिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है, 100 से 150 होती है। ये नाइट्रोजन के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उपापचय के हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको उत्सर्जित करने का काम करती है या फिल्टर के रूप में काम करता है। ये कह सकते हैं अपने ब्लड को फिल्टर करते हैं। ये ब्लड को फिल्टर करती है तथा यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। यूरिक एसिड को क्या करते हैं, बाहर की तरफ छोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। और यूरिक एसिड जो है वो किनसे, यूरिक एसिड भी किससे बन सकता है, पोटेशियम जो यूरेट होता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये हो गया। तो ये लास्ट में क्या बन जाएगा, इससे यहाँ पे यूरिक एसिड जो टर्म है वो बन जाएगा, ये बन गया यूरिक एसिड। इस प्रकार से इसका जो पूरा सिस्टम होता है, यहाँ पे आप देखोगे नीचे वाला ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये एलियम जो है मतलब बड़ी आंत वाला पार्ट है, ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, रेक्टम वाला पार्ट है। इस प्रकार से इसका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी आकृति है, इसको अपने बाहर निकाल के दिखाया है। ये अंदर की तरफ यहाँ पे अरेंज होती है, ठीक है। आगे आप देखोगे, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेज है ये, इसलिए क्योंकि आपको लास्ट में जो बुक मिलेगी उसके अंदर कंटेंट पूरा मिल जाएगा, लेकिन एक बार आप समझ लो तो आप लोगों को कंटेंट भी देखने को मिल जाए और ये टॉपिक भी आपका दोबारा से रिवीजन हो जाए। ये भोजन की पहचान एंटीना के द्वारा करते हैं। यहाँ पे देखो, भोजन की जो पहचान है वो किसके द्वारा करते हैं, एंटीना के द्वारा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। फूड का आइडेंटिफिकेशन किसके द्वारा करते हैं, तो एंटीना के द्वारा करते हैं। तथा फूड का डाइजेशन प्री ओरल कैविटी के अंदर होता है ना। मुख का जो भाग होता है प्री ओरल कैविटी के द्वारा होता है। वाटर या जल का सबसे अधिक अवशोषण किसमें होता है, रेक्टम में होता है। रेक्टम में किसके द्वारा होता है, रेक्टल पेपिला। रेक्टल पेपिला जो होती है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, उसके द्वारा होता है रेक्टम में। आगे आप देखोगे श्वसन, कॉकरोच के अंदर श्वसन है, खास तौर से ट्रेकिया सिस्टम के द्वारा होता है। श्वसन ट्रेकिया सिस्टम के द्वारा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है।
कॉकरोच में श्वसन के लिए विशेष प्रकार की ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं ट्रेकिया सिस्टम। ये ट्रेकिया जो ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब है, बॉडी के बाहर की तरफ निकलते हैं और वो जो बाहर की तरफ निकलेंगे जो छिद्र दिखाई देंगे आपको इस प्रकार से छिद्र, है ना। ट्यूब्यूल्स तो अंदर है इनके, इस प्रकार से ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, छिद्र ऊपर की तरफ, इसे क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल बोलते हैं। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल के द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं, जिनमें कितने होते हैं? 10 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। स्पाइरेकल्स कितने होते हैं? 10 जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये बॉडी के प्लूरोम, बॉडी के पार्श्व साइड में खुलते हैं, बॉडी के दोनों साइड में पाए जाते हैं। प्लूरोम कह सकते हैं, प्लूरोम वाला जो भाग है वहाँ कह सकते हो, या लेटरल साइड में बॉडी के पाया जाता है। यहाँ पे आगे देखोगे आप, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इसमें किस प्रकार का होता है? हमेशा ओपन प्रकार का होता है। ये भी याद रखना भाई। कॉकरोच जो है आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, एडवांस मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का, वो ओपन प्रकार का होता है। ओपन प्रकार का मतलब होता है कि जिसमें ब्लड है किसी नसों के अंदर ना बहे, वेसल्स और आर्टरीज ना हो, इनमें ब्लड किसी भी ट्यूब के अंदर नहीं बहता है। पूरा ब्लड जो है वो पूरे टिश्यू के अंदर डायरेक्ट बहता है। तो सभी सेल्स जो होती है वो ब्लड के डायरेक्ट टच में आती है और वहाँ से अपनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सचेंज करती रहती है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? लेक्यूनर टाइप का भी कहते हैं। अगर टर्म आ जाएगा भी, लेक्यूनर टाइप जो होता है वो ब्लड वेस्कुलर पाया जाता है। हार्ट जो अगर अपन देखेंगे तो 13 चैम्बर जो हैं, छोटे छोटे 13 चैम्बरों से मिलकर बना होता है हार्ट। कितने चैम्बर? 13। ये प्रकोष्ठ उल्टे कीपाकार, है ना, कैसे होते हैं? इन्वर्टेड फनल शेप के होते हैं। हृदय में स्पेशल प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है या फिर अटैच रहती है इनके साथ में, जिन्हें नेफ्रोसाइट्स कहते हैं। हार्ट की कोशिकाओं के साथ में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं चिपकी हुई रहती है, अटैच रहती है, उसे कहते हैं नेफ्रोसाइट्स कहते हैं। ये हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। ये क्या करती है? हार्ट बीट को भी कंट्रोल करती है और उनकी हार्ट बीट जो है लगभग कितनी रहती है? 49 जो हीमोग्लोबिन है पर रेट जो है इसकी वो रहती है पर मिनट की हार्ट बीट। यहाँ पे आगे देखोगे आप, जैसे इसका काम क्या है? हार्ट के साथ में जो नेफ्रोसाइट पाई जाती है, इसका काम क्या होता है? ये उत्सर्जी पदार्थों को संचय करती है ना। वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड के साथ में हार्ट में आते हैं उनको क्या करती है? स्टोरेज कर लेती है ये, ठीक है ना। ये एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस हैं उनका संचय करती है, स्टोरेज करती है। जैसे यूरिक एसिड, कहाँ से? जो हार्ट के अंदर ब्लड आएगा सर्कुलेशन करने के लिए, उनमें अगर कोई होगा तो उनको ये फिल्टर कर लेगी और इसको स्टोरेज कर लेगी और बाद में बाहर की तरफ पंप कर दिया जाता है। पल्सेटाइल एम्पुला, अगला टर्म है पल्सेटाइल एम्पुला, है ना। पल्सेटाइल एम्पुला ये एंटीना के नीचे की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हेड वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे हेड वाला पार्ट है, तो हेड वाले पार्ट में यहाँ की तरफ पाए जाते हैं। ये मस्कुलर पार्ट होता है, ठीक है ना, ये वाले मस्कुलर पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एंटीना तथा विंग पंख में रक्त संचरण का काम करते हैं, ठीक है ना। इनका याद रखना भाई, ये ब्लड सर्कुलेशन में काम आते हैं। पल्सेटाइल एम्पुला जो होती है वो एंटीना और पंख जो होते हैं उनके जड़ में पाए जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जिसके कारण से एंटीना जो होते हैं वो क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेशन में सहायक होते हैं। 2 हेड में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं? हेड में 2 पाए जाते हैं, मैंने बताया ना आपको। यहाँ पे एंटीना के जस्ट नीचे की तरफ 2 पाए जाते हैं, एंटीना के आधार में पाए जाते हैं। इसे एक्सिलरी हार्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। कई बार पूछा जाए एक्सिलरी हार्ट है वो किसे कहते हैं, तो पल्सेटाइल एम्पुला को कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? हेड में एंटीना के बेस भाग में पाए जाते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। आगे आप देखोगे नर्वस सिस्टम है, हालांकि ज़्यादा कोई नर्वस सिस्टम का तो नहीं पूछा जाता, कभी इसमें क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है नर्वस सिस्टम के बारे में, तो कि नर्वस सिस्टम क्या है क्या नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ज़रूर इसमें एडवांस प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन रिंग से बना होता है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड से बना होता है, जिसमें डबल सॉलिड और लीडर जैसी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे आप देखोगे पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम बाहर की तरफ वाला, इसमें मोटर नर्व पाए जाते हैं और सेंसरी नर्व पाए जाते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम होता है ना, स्वतः ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोमेटिक होने वाला। यहाँ पे इसमें अंदर जो होता है
सोमा गैस्ट्रिक नर्व सिस्टम, और यहाँ पर स्पाइरेकुलर नर्वस सिस्टम और कैडल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, कोडल नर्वस सिस्टम। आगे अपन देखेंगे कंपाउंड आई। हाँ, एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है। कंपाउंड आई से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ले लो चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, आरपीएससी में इस क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपाउंड आई का। आप पेपर उठा के लास्ट में देखना, आपको कम से कम भी जो 5 पेपर है उनमें से 4 या 3 पेपर में फिक्स मिलेगा कि कंपाउंड आई की जो यूनिट होती है, संयुक्त नेत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, उस इकाई को बोलते हैं कोमेटिडिया, है ना। इसे क्या बोलते हैं? कोमेटिडिया बोलते हैं। लगभग एक जो आई है उसमें 2000 कोमेटिडिया की जो यूनिट है वो पाई जाती है, जो किसी भी इमेज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और एक कोमेटिडिया के अंदर पूरी इमेज नहीं बनती है। जैसे वो किसी चीज़ को देखता है तो किसी इमेज का छोटा सा पार्ट बनता है, इसका मतलब 2000 हो गए, 2000 इमेज के पार्ट बने उसके अंदर, और 2000 इमेज के जो पार्ट है ब्रेन के पास जाएंगे और ब्रेन क्या करेगा, उन सभी पार्ट्स को अरेंज करेगा, तो वो पूरा रूप से अरेंज नहीं हो पाता है। इसलिए वो मोजेक कहीं तो इमेज दिखेगी, कहीं पर नहीं दिखेगी, तो मोजेक प्रकार की इमेज बनाता है ये। संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 हेक्सागोनल यूनिट, है ना, 6 कोणों वाली हेक्सागोनल यूनिट पाई जाती है, जिसे कोमेटिडिया कहते हैं, से मिलकर बना होता है। ये दृष्टि या देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ये इसके अलग अलग है, एपोजिशन या मोजेक विजन, ये सबसे याद रखना भाई। मोजेक प्रकार का विजन के लिए जो होता है वो कौन से होते हैं? ये होते हैं कंपाउंड, जो मैंने अभी बताया। एक साथ में इमेज नहीं बनती है, छोटे छोटे टुकड़ों में इमेज बनती है, वो ब्रेन उनको अरेंज करता है। इसलिए क्या होती है, छोटे टुकड़ों की जो आपस में दिखाई देते हैं वो कहीं बन जाते हैं इमेज, और कहीं पर इमेज नहीं बन पाती है। इस प्रकार से बीच में स्पेस छूट गया, इमेज प्रॉपर नहीं बन रही है, उसे क्या बोलते हैं? मोजेक विजन बोलते हैं। और सुपर पोजिशन इमेज बनती है इसमें। प्रत्येक ओमेटिडिया जो पार्ट है एक षटकोणीय इकाई होती है, तथा इसमें 8 ग्राही कोशिका पाए जाते हैं। 8 इसमें क्या होती है? सेंसरी सेल्स पाई जाती है, तथा इसके अलावा सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर। प्रत्येक ओमेटिडिया में इमेज का कुछ हिस्सा बनता है, मैंने अभी बताया ना आपको, कुछ हिस्सा जो है वो डेवलप होता है, तथा ब्रेन इन सभी इमेज को भागों को लेकर जोड़कर एक पूर्ण इमेज बनाता है, और वो मोजेक प्रकार की इमेज है वो बनती है। किस प्रकार की बनती है वो? मोजेक प्रकार की। ब्रेन सभी पार्ट भागों को जोड़कर एक पूर्ण इमेज बनाता है, तथा इस दृष्टि को मोजेक दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि पूरी नहीं बन पाती है वो। इन नेत्रों का रिजोल्यूशन जो है वो नॉर्मल आई से क्या होता है? हमेशा कम होता है, क्योंकि इमेज प्रॉपर बन ही नहीं पाती है। याद रखना भाई कि रिजोल्यूशन जो है नॉर्मल आई का होता है या कंपाउंड आई का होता है? कंपाउंड आई का हमेशा कम होता है। ये जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, तथा नर में एक जोड़ी वर्षण पाई जाती है, जो अपन पढ़ चुके हैं पहले। वर्षण पाए जाते हैं जो एब्डोमेन के 4 से 6 खंडों में होते हैं, तथा वर्षण जो होते हैं वो 3 से 4 छोटे छोटे लोब्स जो होते हैं पालियों में बटे होते हैं। ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे, ठीक है ना। ये केवल अपना कॉकरोच वाला पार्ट है, जिसमें जितनी भी कॉकरोच से रिलेटेड डिटेल थी वो सब डिटेल मैंने इंपॉर्टेंट, है ना, वो डिटेल तो और भी हो सकती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिटेल थी, जहाँ तक हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा गया है या क्वेश्चन बनता है, वो मैंने पूरी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर कोशिश की है। नर में सेमिनल जो वेसिकल होती है, सेमिनल वेसिकल से एक मशरूम ग्लैंड पाई जाती है। सेमिनल जो वेसिकल होती है उसके पास में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? एक मशरूम ग्लैंड पाई जाती है, या इसी ग्लैंड को क्या कहते हैं? यूट्रिक्युलर ग्लैंड कहते हैं। ये याद रखना भाई, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मशरूम ग्लैंड जो है कॉकरोच में नर में होती है या मादा में होती है, तो आप कहोगे नर में होती है। इसी का दूसरा नाम जो होता है यूट्रिक्युलर ग्लैंड जो होती है वो नर में होती है मादा में, तो नर में होती है। और ये जो होते हैं कौन से खंड में होते हैं? 6 से 7वें खंड में पाई जाती है नर में। या फिर अपन कह रहे हैं जो मशरूम ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड में 2 ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ठीक है ना। कितनी ट्यूब्यूल्स पाई जाती है? 2 ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। एक स्मॉल ट्यूब्यूल होती है और एक लार्ज ट्यूब्यूल होती है। स्मॉल ट्यूब्यूल को यूट्रिक्युलाई ब्रीवोरस नलिकाओं के, और ये जो है लार्ज ट्यूब्यूल जो है, आप इसको याद रखना, लार्ज ट्यूब्यूल के शीर्ष भाग पर एक ग्लैंड पाई जाती है, उसे कहते हैं यूरिकोज ग्लैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। यूरिकोज ग्लैंड जो है वो किस में पाई जाती है? मेल में पाई जाती है या फीमेल में पाई जाती है? तो लार्ज ट्यूब्यूल जो होती है, कौन सी ग्लैंड? मशरूम ग्लैंड की लार्ज जो ट्यूब्यूल होती है, बड़ी ट्यूब्यूल्स होती है, उनके ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, इसे कहते हैं यूरिकोज ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो हीमोसील से
हीमोसेल से उत्सर्जी पदार्थों का संचय करती है, उत्सर्जी पदार्थों का अवशोषण करती है। ठीक है ना, काम भी याद रखना भाई। यूरिकोज ग्लैंड का मतलब होता है यूरिक एसिड को स्टोरेज करना, यूरिज के नाम से याद रखना। यूरिकोज, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया होता है, नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर यूरिक के नाम से भी है, यूरिक लिखा हुआ ना, यूरिकोज। तो यहाँ पर यूरिक एसिड को स्टोरेज करती है, उसको अवशोषण करती है ये। और कहाँ पाई जाती है? मशरूम के जस्ट ऊपर पाई जाती है, मशरूम ग्रंथि के ऊपर। मशरूम ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मेल में पाई जाती है। तो यूरिकोज ग्लैंड है वो भी कहाँ हो गई? मेल में हो गई। यहाँ पे आप देखोगे मशरूम ग्लैंड पर एक ग्रंथि पाई जाती है, मशरूम ग्लैंड पर एक ग्रंथि अन्य पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पेलिक ग्लैंड, या ये नाम है कोंग्लोबैट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मशरूम ग्लैंड पर एक ग्लैंड और पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कोंग्लोबैट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इसी ग्लैंड का नाम जो है वो क्या है? फेलिक ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी ग्लैंड्स किसकी है? नर की है। मेल जेनाइटल पोर, ठीक है ना, नर का जो जननिक छिद्र होता है, जैसे फेलोमियर्स एक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर हुकनुमा संरचना होती है। फेलोमियर्स जो जननांग होता है और हुकदार भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? या गोनापोफाइसिस भी इसे कहते हैं। जेनाइटल जो पोर होता है उसके अंदर फेलोमियर्स जो होती है उसे क्या कहते हैं? गोनापोफाइसिस भी कहते हैं। शुक्राणुओं या स्पर्म को झिल्लीनुमा संरचना के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है, उस झिल्लीनुमा संरचना क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। जिस थैलीनुमा संरचना के अंदर इस प्रकार से इसमें पैक करके छोड़ा जाता है, इनके अंदर शुक्राणुओं को, और फीमेल के जो जेनाइटल पार्ट है उनके अंदर ये थैली जो है वो छोड़ दी जाती है, और ये थैली है वहाँ से शुक्राणु जो है वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्मेटोफाइट जो है, या इसे स्पर्म बॉल के नाम से जानते हैं, ये 3 परतों से घिरा हुआ होता है, 3 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पार्ट होता है। आगे आप इसमें देखोगे मादा जनन तंत्र, जो अपन ने अभी मेल पढ़ा है, आगे कौन सा आ जाएगा? मादा जनन तंत्र। एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है जो 2 से 6 खंड में पाई जाती है। कौन से खंड में? उदर वाले भाग में। ठीक है ना, उदर मतलब यहाँ पे अपन देखेंगे एब्डोमेन वाले भाग के 2 से 6 खंड में पाई जाती है। प्रत्येक अंडाशय से 8 लंबी नलिकाओं का बना होता है। प्रत्येक अंडाशय कितनी नलिकाओं से बना हुआ है? 8 नलिकाओं से बना हुआ है। 8 लॉन्ग ट्यूब्यूल से बना हुआ है। इसका मतलब टोटल अंडाशय में, टोटल जो ओवरी में कितने हो गए? 16 ट्यूब्यूल्स हो गए। प्रत्येक ट्यूब्यूल्स में एक एग बनता है। इसका मतलब एक साथ 16 एग बनते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कॉकरोच के अंदर एक वक्त में कितने अंडे बनते हैं, तो 16 एग बनते हैं, क्योंकि 8 ट्यूब्यूल्स एक ओवरी में है, तो 16 ट्यूब्यूल्स है वो दोनों ओवरी के अंदर, जिसे ओवरियो यहाँ पर कह सकते हैं, ओवेरियोल कहते हैं। तथा प्रत्येक एक अंडे का निर्माण करती है। प्रत्येक ट्यूब्यूल एक अंडे का निर्माण करती है। एक साथ 16 अंडे, या 16 अंडे जो हैं वो क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, एक साथ में मेच्योर होते हैं। फीमेल जेनाइटल जो चैम्बर होता है, जेनाइटल चैम्बर मादा जननिक प्रकोष्ठ 3 खंडों के 7, 8, 9 एब्डोमेन भाग के 7, 8, 9 भाग के अंदर पाए जाते हैं। ये इसका पार्ट है। जैसे इसमें आप पार्ट देखोगे, खास तौर से पहले वाला जो है वो मेल वाला पार्ट है, और एक लेटरल साइड से डायग्राम बनाया गया है। ठीक है ना, ओपन होता, अगर सामने से होता तो ऐसा डायग्राम होता, लेकिन यहाँ पे साइड से बनाया गया है इस प्रकार से पीछे वाला पोर्शन। यहाँ पे आप देखोगे ये तो इसकी टेस्टिस है, छोटी छोटी इनसे बनी हुई है। यहाँ पे देखोगे आप तो कोंग्लोबैट ग्लैंड पाई जाती है, और ये जो पार्ट है, ये वाली जो ट्यूब्यूल्स निकल रही है, इसे क्या कहते हैं? मशरूम ग्लैंड कहते हैं। और इससे निकलने वाला ट्यूब्यूल है उसे क्या कहते हैं? एजुकुलेटरी, जहाँ से सीमन जो है वो निकलता है, या फिर इनका जो अपन स्पर्म कह सकते हैं वो निकलता है टेस्टिस से बनकर। यहाँ पर जेनिटल पोर है ये वाला, और ये जो 9 खंड है इसे क्या बोलते हैं? स्टर्ना बोलते हैं। और 10 वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? टेरका बोलते हैं।
ये वाला जो भाग है वो रेक्टा है, ये वाला जो पार्ट है वो एनस है, और ये जेनाइटल पाउच है, जेनाइटल पाउच जिसके अंदर यहाँ पर स्पर्म जो है वो इकट्ठा करेगा ये, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे फीमेल वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे फीमेल वाला पार्ट है। तो फीमेल में भी अपन ने एक लेटरल साइड से बनाया है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या है, ओवरी है। कितनी ट्यूब्यूल्स है इसमें, 8 ट्यूब्यूल्स होती है। ये ओवरी वाला पार्ट है, ये वाला, और यहाँ से जो है ट्यूब निकलती है, इसे क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। और इससे आगे जो है वो वेजाइना वाला पार्ट होता है। यहाँ से जो ओपनिंग होती है इसे अपन क्या कहते हैं, फीमेल जेनिटल पोर के नाम से जानते हैं। ये स्टर्ना और ये ट्रेगा, और ये एनस वाला पार्ट है, ये रेक्टम वाला भाग है, और ये जेनाइटल पाउच है जिसके अंदर मेल के जो स्पर्म है वो डाले जाएंगे। यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे स्पर्मेथिका बोलते हैं। स्पर्मेथिका जिसके अंदर स्पर्म जो है वो आके रुकते हैं, इकट्ठे होते हैं, स्पर्मेथिका, ठीक है ना। आगे आप देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे शुक्रग्राहिका या स्पर्मेटोथिका, जो अभी टर्म आया मैंने इसको फिर इसमें डिफाइन किया है। यह मादा के 9वें खंड में पाया जाता है, जो मैथुन क्रिया के दौरान शुक्राणुओं को भरती है, ठीक है ना, शुक्राणुओं को इकट्ठा करती है, ये भर लेती है। ये आगे टर्म आ जाएगा कोलेटरल ग्लैंड, जो किसमें पाई जाती है, फीमेल के अंदर पाई जाती है कोलेटरल ग्लैंड। यह एक जोड़ी अति शाखित मल्टी ब्रांच्ड जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है, हाईली ब्रांच्ड होती है। ये अंडाशयों के पीछे की तरफ व ऊपर की ओर पाई जाती है। इसके श्रावण से अंडों के चारों ओर, है ना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो अंडों के चारों ओर जो कवच बनता है, थिका जो थिका जो बनता है ना, एक ग्लैंड जो है वो पदार्थ स्रावित करते हैं, थिका। अंडे के चारों तरफ जो कवच बनता है उसके कारण से उसे क्या बोलते हैं, उथिका बोलते हैं। उथिका बनाने का काम जो वो किसका होता है, कोलेट्रियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। कोलेट्रियल ब्रांच्ड ग्लैंड होती है, कठोर एक आवरण बनाती है, एग कैस बनाती है, जिसे अंड कवच या उथिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो अभी अपन ने यहाँ पे जो डायग्राम देखा था, ये वाला जो है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ओवरी है, और ये वाला जो भाग है यहाँ से एक ब्रांच निकलती है मल्टी ब्रांच्ड। ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, कोलेट्रियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो उथिका का निर्माण करता है, एक हार्ड पदार्थ का स्रावित करता है। आगे आप देखोगे कॉपुलेशन की जो प्रोसेस है, यहाँ पे कॉपुलेशन मैथुन की क्रिया है वो खास तौर से इनमें रात में होती है। ब्रीडिंग सीजन जो होता है वो लगभग मार्च से सितंबर में होता है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो ब्रीडिंग निषेचन जो होता है वो होता है सितंबर के महीने में। मादा की सेंट ग्लैंड के द्वारा एक फिरोमोन रिलीज किया जाता है, ठीक है, एक्टो हार्मोन भी कह सकते हैं, स्राव किया जाता है, जो नर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और नर जब अट्रैक्ट होता है तो नर के जो पंख होते हैं वो फड़फड़ाने लगता है, उसका मतलब वो अट्रैक्ट होता है। नर स्पर्मेटोफोर जिसके अंदर शुक्राणु भरे हुए रहते हैं, इस प्रकार से जो पाउच है ये वाला नर स्पर्मेटोफोर मादा की जेनाइटल चैम्बर जो होता है उसके अंदर छोड़ देता है, डालता है। निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है, मतलब अंदर की तरफ ये शुक्राणु हो चले जाते हैं और अंडे को फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो खास तौर से रात में होता है। निषेचन के बाद में एक मादा के द्वारा लगभग 15 से 40 उथिका बनाए जाते हैं। उथिका का मतलब होता है जिसके अंदर एग है, फर्टिलाइज्ड है, और उसके ऊपर चारों तरफ से क्या बन गया है, कवच बन गया है। कोलेट्रियल ग्लैंड के द्वारा आवरण का निर्माण जो है वो मैंने यहाँ भी लिखा वापस से, कोलेट्रियल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, जो हाईली ब्रांच्ड ग्लैंड होती है। मोल्टिंग की अवस्था में निम्फ, इनके अंदर जो बच्चा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है, उसे क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं, इंस्टार कहलाता है, ठीक है ना। ये जब मोल्टिंग की अवस्था में होता है, मतलब मेटामॉर्फोसिस इसमें चल रहा होता है, वयस्क अवस्था में बदलने की कोशिश कर रहा होता है, उस विकास के दौरान को निम्फ को क्या कहते हैं, इंस्ट्रा कहते हैं, है ना, इंस्टार कहते हैं। तो यहाँ पर जुवेनाइल स्टेज, मतलब इसकी जब इमेच्योर स्टेज होती है, जुवेनाइल स्टेज होती है, इस टाइम पे इसका जो एम्ब्रियो है वो क्या कहलाता है, निम्फ कहलाता है, ठीक है ना, जो धीरे धीरे एडल्ट में बदल जाता है। इसमें पंख व जननाक जो अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। एक वयस्क एडल्ट या कॉकरोच क्या कहलाता है, इमेगो कहलाता है, इमेगो,
क्या कहलाएगा, इमेगो कहलाएगा। कॉकरोच जो वयस्क होता है उसे इमेगो बोलते हैं। ठीक है, आगे आप देखोगे यहाँ पे इनका एग जो होता है वो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है तो इनका जो एग होता है वो कैसा होता है, सेंट्रोलेसिथल होता है। सेंट्रोलेसिथल का मतलब होता है कि इनके अंदर जो पित्त जो होता है ना, पित्तक, वो कहाँ पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए, और अधिक मात्रा में होने के कारण से उसे मेगालेसिथल भी कहते हैं। अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए इनके अंदर यहाँ तो क्लीवेज होगा नहीं, क्लीवेज कहाँ पे होता है, इसलिए इनमें इस प्रकार से जो क्लीवेज है, सुपरफिशियल क्लीवेज इनमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से सुपरफिशियल क्लीवेज देखने को मिलता है। तो ये टर्म जो है वो याद रखना भी, इनमें क्लीवेज जो होता है, विदलन जो होता है जाइगोट में, वो किस प्रकार का होता है, पित्त की मात्रा अधिक पाई जाती है। इनमें जाइगोट में सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है। कैसा क्लीवेज होता है, सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म दोनों इंपॉर्टेंट है। श्वसन रेस्पायरेशन के लिए जो मसल्स पाई जाती है ट्रेकिया के द्वारा होता है। ट्रेकिया के साथ में जो इंपॉर्टेंट मसल्स होती है उसे क्या कहते हैं, टेर्गो एक्सटर्नल मसल्स कहते हैं। एक्सटर्नल है ना, टेर्गो एक्सटर्नल मसल्स के नाम से जानते हैं। तो ये कॉकरोच का जो पूरा टर्म था वो पूरा मैंने नोट्स बनाए हैं इसके, और इसके जो वर्गीकरण है, जो ऑर्थोपोडा है वो अलग है। ठीक है ना, ये मेंबर है जिसके लगभग 8 पेज हैं वो बने हैं। तो इस प्रकार से सभी जो भी चैप्टर, जो भी चीज़ें मैं इसमें कंटेंट ऐड कर रहा हूँ वो सभी इसी प्रकार के कंटेंट ऐड कर रहा हूँ। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर चाहिए आज का वीडियो के लिए। और ये वॉल्यूम जो है आपको 1 महीने के अंदर आपको सेकंड वॉल्यूम जो है वो आपको मिल जाएगी। आज के लिए अपनी क्लास यही कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज।